अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे मुल्क में ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी खबर सामने आई कि जो बिल था रिव्यू एक्ट का, वो मंजूर हो चुका है और सदर मुमलिकत ने उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये बिल एक कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका है। और इसके बाद अब जो ख़ास तौर पर 100 मोटो के हवाले से जो एक्शन लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबका अदवार में, उनको चैलेंज किया जा सकेगा। और इससे सबसे पहले जो मुस्तफ़ीद होंगे या फ़ायदा उठा सकते हैं, उनमें दो शख्सियात का नाम सामने आ रहा है। एक नवाज़ शरीफ और दूसरे जहांगीर तरीन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो का एक्शन लेते हुए नाअहल करार दिया था। इसके अलावा इमरान खान ने आज एक अहम बयान दिया और उन्होंने BBC के रिपोर्टर से बात करते हुए बड़ी अहम नुकात पर बात की, और ख़ास तौर पर पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से, इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने बात की और अपना मौक़िफ़ उन्होंने एक दफ़ा फिर सामने रखा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जिनके छोड़ के जाने का सिलसिला पार्टी को अभी तक शुरू है, इसके अलावा असद उमर ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और मायूसी का इजहार किया एक दफ़ा फिर से। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर से ख़ास तौर पर हैं, उनका भी एक अहम बयान सामने आया। तो इस हवाले से आज के व्लॉग में आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। जो सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू एक्ट बिल था, वो मंजूर हुआ। उसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जो हैं, वो 1 महीने के दरमियान जो है वो रिव्यू फ़ाइल कर सकेंगे और उसके बाद दोबारा से इस केस को देखा जाएगा। और हो सकता है कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की जो हयात नाअहली थी 62 और 63 के हवाले से उनको सामना करना पड़ा, वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो फिर से सियासत में हमें मुतहरक नज़र आएंगे और अवामी ओहदों पर एक दफ़ा फिर से नज़र आ सकेंगे। इसके अलावा अगर जहांगीर तरीन के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि 2-4 रोज़ से ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद से ये तमाम एक सिलसिला शुरू है, जिसमें ख़ास तौर पर अभी जहांगीर तरीन बहुत एक्टिव नज़र आते हैं और एक नए पार्टी के क़याम के हवाले से भी बातचीत चल रही है। और ख़बरों के मुताबिक जहांगीर तरीन जो हैं वो मुमकिना तौर पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मिलती जुलती एक पार्टी जो है वो कायम करने जा रहे हैं। और वो पिछले तकरीबन 4-5 दिन से लाहौर में अपनी रहायशगाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अहम मुलाकात उन्होंने आज की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही साबिक रहनुमा हैं अलीम ख़ान, उनसे मुलाकात की और उन्होंने नई पार्टी के क़याम के हवाले से मुशावरत की। इसके अलावा जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात की। और इस मुलाकात में दूसरे भी अहम रहनुमा जो कि सपोर्ट करते हैं ख़ास तौर पर अलीम ख़ान को और जहांगीर तरीन को, वो भी शामिल थे। ख़ास तौर पे उनमें ओन चौधरी का नाम था। इसके अलावा जो पाकिस्तान के दीगर जो इस वक्त रहनुमा हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके नाम सामने आ रहे हैं कि कुछ वो भी लोग इस मुलाकात में शामिल थे। और आने वाले चंद दिनों में मुमकिना तौर पर जहांगीर तरीन जो है वो एक पार्टी का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर ज़राए के हवाले से कुछ ख़बरों की बात की जाए या मीडिया के ऊपर इस वक्त जो ख़बरें सुनने में आ रही हैं या कुछ बातें सुनने में आ रही हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा वज़ीर दफ़ा भी रह चुके हैं। इसके अलावा KP के वज़ीर आला भी रह चुके हैं परवेज़ खटक, वो अपनी पूरी टीम के हमरा या साथियों के हमरा मुमकिना तौर पर शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जहांगीर तरीन की पार्टी में। तो ख़ास तौर पर अगर परवेज़ खटक के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 9 मई के बाद से जब ये तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और आला क़यादत पार्टी को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वहीं पर हमें परवेज़ खटक जो है उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से या उनके कोई बयानात के हवाले से या उनकी जो ख़ास तौर पर पार्टी के हवाले से पोजीशन है, वो भी जो है वो ख़ास तौर पर वाज़े हमें नज़र नहीं आ रही कि आया वो पार्टी को छोड़ेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे। और ना ही इस हवाले से कोई बयान या कोई ख़बर सामने आई कि पुलिस ने जो है वो परवेज़ खटक की गिरफ़्तारी के लिए कुछ छापा मार कार्रवाई की हो या कुछ इस तरह के मामलात सामने आए हों। जहाँ पे अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जो आलमोस्ट तमाम आला क़यादत है वो इस वक्त या तो
استعفے दे चुके हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, या जो बाकी क़यादत बची है इस वक्त जो है वो मंजर आम पर नज़र नहीं आ रही या जेलों में कैद है। तो परवेज़ खट्टक के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए तो कुछ इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि परवेज़ खट्टक के ख़ास तौर पर जब से इमरान खान लाहौर में शिफ्ट हुए थे, बनीगाला छोड़कर ज़मान पार्क में शिफ्ट हुए थे, तो तब से लेकर अब तक कुछ इख्तिलाफ़ात भी चल रहे हैं और उस तरह से जो दोनों के दरमियान राब्ता है, ख़ास तौर पर परवेज़ खट्टक और इमरान खान के दरमियान, वो राब्ता भी उस तरह से जो है वो ख़बरों के मुताबिक कोई ख़ास राब्ता भी उनमें सामने नहीं आया। इसके अलावा अगर बात की जाए कि परवेज़ खट्टक की जब वाइफ पिछले दिनों में जो है वो फोत हुई थी, तो उस वक़्त भी जो है वो इमरान खान जनाजे पर नहीं गए थे, या उस हवाले से भी कुछ ये ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान ने ताज़ियत भी नहीं की थी। तो ये कुछ ख़बरें हैं ख़ास तौर पर परवेज़ खट्टक के हवाले से, जो अब ये कहा जा रहा है कि जा रहे हैं जहांगीर तरीन के साथ, और पार्टी का क़याम भी जो है वो आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में जो है वो सामने आ जाएगा, और जिसमें एक बड़ी तादाद होगी वो तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त रहनुमा हैं छोड़ने वाले पार्टी को, वो उसमें शामिल होंगे, और या टिकट होल्डर्स या MP MNAs जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर आज की मुलाकात की ख़ास तौर पर बात की जाए तो अलीम ख़ान की ये पहली मुलाकात है 9 मई के वाक़यात के बाद, जब जहांगीर तरीन लाहौर में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं पॉलिटिक्स के हवाले से या अपनी पार्टी बनाने के हवाले से। तो ज़राए के हवाले से ये ख़बरें हैं कि इस मुलाकात में ख़ास तौर पर ये बात की गई कि एक प्रेशर ग्रुप बनाने की बजाय एक पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च की जाए, और ताकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है या पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं ख़ास तौर पर कौमी फ़ैसले, उनमें जो है वो बढ़ चढ़ कर या एक अहसन अंदाज से उसमें शामिल हो सकें ये सारा ग्रुप, और ताकि पार्टी बनाने का मकसद जो है, उनमें ये भी कहा गया कि पार्टी बनाने का मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना और अवामी मसाइल को जो है वो पार्लियामेंट में लेके जाना और उसके ऊपर बात करना, और इन मसाइल के हल के लिए जो है वो पार्टी का क़याम जो है वो बनाने की तजवीज़ दी गई है, और इसी हवाले से आज मुशावरत भी हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए इमरान खान की, तो ख़ास तौर पर इमरान खान इस वक्त जिस पोजीशन पे खड़े हैं, इमरान खान अकेले नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो टीवी पे ख़िताब वो तो उनके नहीं चलाए जा रहे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए ख़िताब कर रहे हैं। इसके अलावा 9 मई के बाद ख़ास तौर पर वो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर जो है वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इमरान खान ने आज BBC को इंटरव्यू दिया, और उसमें उनका कहना था कि फ़ौज की जो मुदाखलत है हुकूमत में, या इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है, वो किसी तरह भी जो है वो कबूल नहीं की जा सकती। और उनका कहना था कि अगर हम पिछले 75 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर दौर में जो है वो फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट शामिल रही है अहम कौमी फ़ैसलों में और ख़ास तौर पर हुकूमती फ़ैसलों में। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर कहा कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको गिरफ़्तार किया जा चुका है, और वो किसी किस्म का राब्ता किसी भी पार्टी रहनुमा से नहीं कर पा रहे। और उनका ये कहना था कि अगला लाहेअमल के हवाले से उन्होंने एक सवाल के ऊपर बताया कि आगे किस तरह से लेके चलना है पार्टी का, तो उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ चीज़ों को कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है, और इस वक्त जो मुक़्तदर हलके हैं वो क्या चाहते हैं मुझसे। उसके बाद इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब करीब आएंगे तो देखेंगे, और वो ये चाहते हैं कि जो इस वक्त खला है पार्टी में क़यादत का, और ख़ास तौर पर MPs या MNAs के हवाले से, जो कि ज़ाहिरी बात है कि इलेक्शन में शामिल होने के लिए एक पार्टी को उम्मीदवार भी चाहिए होते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो जो नौजवान हैं उनको टिकट्स देंगे, ताकि नौजवान जो हैं वो सामने आकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसले कर सकें। और एक सवाल के जवाब पर उनका ये भी कहना था कि मुझे ये तशवीश है कि अगर मैं पार्टी की क़यादत के लिए नौजवानों को आगे लेकर आऊँगा तो वो भी कहीं गिरफ़्तार ना हो जाएं। तो ये इमरान खान का बयान था, और ख़ास तौर पर उनका कहना था कि ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जारी है उस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि ऐसी जो फस्तायत है वो मुशर्रफ यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान भी नहीं देखी गई, और इस वक्त जो हो रहा है वो मार्शल लॉ के दौर से भी आगे की बातें हैं, या इस तरह से हमने कभी भी पास्ट में मार्शल लॉ के दौरान भी इस तरह की गिरफ्तारियां या पकड़ दकड़ नहीं देखी। इसके अलावा उन्होंने आज के बयान में ख़ास तौर पर जो उनकी ख़वातीन रहनुमा या ख़वातीन कारकुन गिरफ़्तार हैं उनके हवाले से भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। और इस वक्त अगर बात की जाए जहाँ पर एक तरफ तहरीक इंसाफ की तमाम आला क़यादत जो है उसमें अगर हम शाह महमूद कुरैशी को निकाल दें तो शाह महमूद कुरैशी के अलावा जितनी भी आला क़यादत है वो तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को छोड़कर जा चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी हैं, रोज़ तकरीबन 5
سے 7-10 بندے جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کچھ تو ابھی تک جو ہیں وہ دوسری پارٹیز میں بھی شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ لیکن وہیں پر 3 یہاں پر نام بڑے امپورٹنٹ ہیں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے۔ وہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ وہ اس وقت ان کے جو مقدمات ہیں وہ دہشت گردی کی عدالت میں چل رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یاسمین راشد کا نام ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ محمود الرشید اور سینیٹر اعجاز چودھری، یہ 3 نام ہیں جو اس وقت جن کے مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ خاص طور پر دہشت گردی کی عدالت میں چلائے جا رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آج ایک بیان میں خاص طور پر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے علاوہ جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اس پر بھی انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک بیان میں کہا کہ رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور ان کا کہنا تھا کہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ظلم جو ہے اتنا کرنا چاہیے جتنا کہ کوئی برداشت کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر شیخ رشید کے بیان کی بات کریں تو شیخ رشید بھی اس وقت جو ہیں وہ ٹویٹر پر کافی مصروف نظر آتے ہیں اور ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور ان کا بھی ایک بیان میں کہنا تھا کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک خاص بات جو انہوں نے آج کہی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پارٹی سے لوگوں کو چھڑوا رہے ہیں وہ کم از کم پارٹی کے لوگوں کو اتنا رستہ ضرور دیں کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو سکیں، یا دوبارہ سے جو وہ ہے اپنی سیاست کو کیری آن کر سکیں مستقبل میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خاص طور پر ابرار الحق کے حوالے سے، جو کہ آج سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ معاملات بڑے چلتے رہے، ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی لندن میں، اس وقت وہ موجود ہیں اور ایک کانسرٹ میں شامل ہوئے جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے یا وہاں پر جو موجود تھے تحریک انصاف کے حامی، انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور وہاں پہ کچھ ہنگامہ آرائی بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ابرار الحق جب وہاں پر کانسرٹ کے لیے پہنچے تو وہ ویسے بھی تھوڑے سے خوفزدہ نظر آئے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں کہیں کے، کیونکہ اس وقت اگر ہم لندن کی بات کریں تو وہاں پر تحریک انصاف کے جو حامی ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کرنے کی بات ہو یا کہیں بھی، تو وہ کچھ بھی ذرا سی بات بھی ہو تو وہاں سے جو ہے وہ ہمیں بڑی ایکٹیولی تحریک انصاف کی ایک سپورٹ نظر آتی ہے، جو وہاں پر عمران خان کے خلاف اگر کوئی بات کر رہی ہو یا کر رہے ہوں لوگ، یا عمران خان کے حق میں بات کرنے کی بات ہو، تو لندن سے ہمیں ایک ہمیشہ سے پازیٹیو جو رسپانس ہے وہ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر اکانومی کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈالر کا ریٹ جو آج کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے تو 315 کے قریب اس وقت جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ پہنچ چکا ہے۔ خاص طور پر اس وقت جو زیر بحث ہیں معاملات وہ بجٹ کے معاملات ہیں کہ آئندہ بجٹ میں جو ہے وہ حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرے گی، کیونکہ اس وقت تک جو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہیں یا آئی ایم ایف کی جو قسط پاکستان کو ڈلیور ہونی تھی، وہ معاملات ہمیں جو ہے وہ کسی طرح سے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور حکومت کافی مشکلات میں ہے اس حوالے سے، کیونکہ جتنی دیر تک آئی ایم ایف کی جو امداد ہے یا آئی ایم ایف کی جو اگلی قسط ہے وہ پاکستان کو نہیں ملے گی، تو یہ جو اکانومی کے صورتحال ہے یہ دن بدن جو ہے وہ مزید سنگین ہوتی جائے گی۔ اور آج خاص طور پر جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار، ان کا ایک بیان سامنے آیا اور ان کا کہنا تھا کہ آئندہ جو بجٹ ہے اس میں کاروباری حضرات کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی ریلیف دی جائے گی اور کاروباری حوالے سے جو ہے ایک مثبت بجٹ پیش کیا جائے گا، لیکن جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک اور ٹیکسز کا جو ہے نئے ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ عوام پر ڈالا جائے گا، اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات حل نہیں ہوتے، آئی ایم ایف کی قسط جو ہے وہ ظاہری طور پر بجٹ سے پہلے ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے اوپر عمران خان نے بھی آج تشویش کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، خاص طور پر اس میں اگر بات کی جائے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جن کا تعلق بھی نون لیگ سے ہی ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر پچھلے دنوں میں اور گزشتہ دنوں میں یہ تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کو اگر ستمبر یا اکتوبر تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی قسط نہیں ملتی یا یہ یوں ہی ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کریش کر سکتی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس پر اگر دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال ہے خاص طور پر اس میں ہمیں ہر طرف سے ٹی وی چینلز کے اوپر، اس کے علاوہ اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو ہمیں سیاست ہی سیاست نظر آتی ہے،
बहस या इशू का जो इस वक्त फोकस है वो सियासत ही है, लेकिन जो प्रैक्टिकली इक़दामात हैं जिसके लिए हुकूमत बनती है, जिसके लिए अवाम हुक्मरानों को सिलेक्ट करती है, या जिसके लिए अवाम जो है वो हुक्मरानों को पार्लियामेंट में भेजती है कि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं या बुनियादी हकूक़ हैं उनके ऊपर बात होती हुई नज़र नहीं आती। तो ये मामलात जो हैं वो जब तक हल नहीं होंगे, ख़ास तौर पर उसमें सियासत का भी अमल दखल है कि जब तक हुक्मरान अपनी तरजीहात सियासत की बजाय अवामी मसाइल को नहीं बनाएंगे या अवामी तरक्की की या मुल्क की तरक्की को नहीं बनाएंगे, तो ये मामलात जूं के तू रहेंगे। जैसा कि हम गुज़िश्ता 10-20 साल से देख रहे हैं कि ऐसे ही मामलात चल रहे हैं। सियासतदान आते हैं, पार्लियामेंट में भी बैठ के अपने मसाइल हल करते हैं या अपने ही मसाइल के ऊपर बात करते हैं। आइन और जमहूरियत के ऊपर या कानून के ऊपर जब भी बात होती है तो सियासतदानों के बाहमी इख्तलाफात और मसाइल के ऊपर बात होती है। और हर हुकूमत जब भी सियासत में आती है, हर हुकूमत जब भी इक़्तिदार में आती है, तो वो हमेशा से अपने मसाइल के ऊपर बात करती है, अपने हकूक़ के ऊपर बात करते हैं। पार्लियामेंटेरियंस या सेनेट में बैठे हुए सेनेटर्स हों, अपने ही हकूक़ की बात करते हैं, ना कि अवाम के हकूक़ की बात करते हैं, ना कि अवाम के मसाइल के ऊपर बात करते हैं। अगर हम गुज़िश्ता दिनों के मामलात को देख लें तो नैब तरामीम से लेकर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में जो तरामीम की गई वो सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों ने अपने बचाव के लिए की, अपने मफाद के लिए की या अपने आप को सिक्योर करने के लिए की। लेकिन अगर हम इसी हवाले से देख लें कि तहरीक अदम एतमाद के बाद से लेकर अब तक जो भी कवानीन या बिल सेनेट में मंजूर हुए या जिसके ऊपर बहस हुई या कौमी असम्बली से मंजूर हुए उसके ऊपर बहस हुई या इस वक्त सदर के टेबल के ऊपर भी हैं या ताख़ीर का भी शिकार हैं, उसमें कोई भी ऐसा जो हमें कानून नज़र नहीं आएगा, ऐसा बिल नज़र नहीं आएगा जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हो, अवाम के हकूक़ के लिए हो या अवाम के मसाइल के हल के लिए हो। तो ये हुक्मरानों को तरजीहात बदलनी पड़ेंगी और अवाम को भी इस हवाले से देखना पड़ेगा कि उन्होंने आइंदा किस हुक्मरान को लेके आना है इक़्तिदार में, ताकि उनके मसाइल के ऊपर बात करें, ना कि आपस में बाहमी झगड़ों और मफादात की जंग में या कुर्सी की जंग में एक दूसरे की टांगें खींचते रहें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।